Good morning, children. So today we are going to discuss the NCERT problems, NCERT exercise of second chapter, that is force and laws of motion, right? So before I start, keep textbook in front of you so that it becomes easy for you to correlate the problem and the solution. So you should always have NCERT in front of you. As and when I am explaining the example, you should be able to correlate with the question and read the question on your own, right? So starting with the first one. The first question says an object experiences a net zero external unbalanced force. एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है और वो क्या है, नेट जीरो है, राइट? इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? अभी हमने क्या पढ़ा है चैप्टर में? जीरो फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट? क्या ये इज इट नेसेसरी फॉर अ बॉडी हैविंग अ जीरो बैलेंस, जीरो अनबैलेंस फोर्स? फोर्स क्या है? जीरो है, बट इट शुड बी मूविंग. क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बॉडी मूव करिए लेकिन फिर भी इसके ऊपर फोर्स जीरो है? सो यस, द आंसर वुड बी yes, it is possible, but it has some specific conditions that we are going to discuss. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? The answer would be yes. If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. So, अगर ये बॉडी, क्या ये जरूरी है कि ये मूव नहीं करेगी और इसकी नॉन जीरो वेलोसिटी है? तो वी विल से yes, it can have नॉन जीरो वेलोसिटी. ये पॉसिबल हो सकता है. एंड व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच मेक्स इट पॉसिबल? लेट अस डिस्कस द कंडीशन, राइट? सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी हो गई, राइट? बट व्हाट कंडीशन वी हैव टेकन कि वो मूव कर रहा है, यहां पे भी वेलोसिटी वी है, यहां पे भी वेलोसिटी वी है, यहां भी वी है, यहां भी वी है और यहां भी वी है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और चेंज नहीं हो रही मींस कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे. अगर वो डायरेक्शन चेंज करता है इस तरफ या इस तरफ, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज मींस वेलोसिटी चेंज, राइट? सो पहली कंडीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सेकेंड कंडीशन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. वेलोसिटी वर्ड भी नहीं यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? स्पीड. उसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है और वो स्ट्रेट लाइन में है. ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हमारा ये क्वेश्चन यहां पे यस की कैटेगरी में आता है, राइट? तीसरी चीज, अगर वो मूव कर रही है तो बहुत सारा एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस आ सकता है. थर्ड, हमें क्या एज्यूम करना है? देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. एंड फोर्थ, देयर इज नो फ्रिक्शन. सो बॉडी मस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. इट मस्ट मूव विद along a straight line. Its direction should not change. The air resistance and friction is ignored. If these four conditions are satisfied, we may say the body is having non-zero velocity and net zero external unbalanced force. क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रही तो इसका क्या है? नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स है. ये जीरो क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, एफ इजिकल्स टू एम इनटू ए जीरो, तो फोर्स भी लगने वाला इस पे जीरो है. बट अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, देन द आंसर विल बिकम नो. In the end, it is given if no, provide a reason. If any of these four conditions are not satisfied, then our answer becomes no. Friction है, air resistance है, body का direction change हो रहा है, then the answer will be no. So this question will have both the answers yes as well as no. I hope this is clear to you. Yes. Second question says when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. We have studied about the first law, that is a law of inertia. अभी ये this is a carpet, when I am beating it with a stick, the dust particle tends to remain at rest and they fall down. So which law is applicable here? How do we explain it? By inertia of rest. Third question says that it is advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope. In bus, the luggage, it is advised to tie the luggage, because what will happen? Suppose the bus is suddenly stopping. So what will happen? Bus will come at rest. अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में था, and if you have not tied it with the rope, all the luggage will fall on the passenger's head. So which law is applicable here? Inertia of motion is applicable here. So you can explain with the help of inertia of motion. Third question says that a batsman hit a cricket ball
which then rolls on a level ground, right? A cricket ball is rolling and it is hit by a batsman. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because number 1, the batsman did not hit the ball hard enough. Number 2, velocity is proportional to the force exerted on the ball. Number 3, there is a force on the ball opposing the motion. Number 4, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come at the rest. See, whenever the object is moving, there is a force in the nature which we call that always opposes the motion, and that force is the force of friction. So C answer would be correct. There is a force in the ball opposing the motion, and what do we call that force? We call that force as force of friction. So C option will be right answer here. Coming to question number 5, which is a numerical. A truck starts from rest. Rest देखते ही initial velocity 0 कर दो, and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find the acceleration, find the force acting on it. If its mass is 7 metric ton, 1 metric ton is 1000 kg. 7 metric ton it has been asked. And it is given that 1 metric ton is 1000 kg. What is given? It is at rest. Initial velocity is 0. Distance covered is 400 meters in a time of 20 seconds. Mass is given. We will convert this metric ton into kg by multiplying it by 1000. Acceleration has been asked, force has been asked. अभी S है, U है, T है. So which formula we should apply? We should apply the second equation of motion. S is equals to ut plus half at square. S is given ut. ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0. हाफ ए टी कितना दिया? 20 का स्क्वायर. ये सारी टर्म हो गई 0. हाफ ए 20 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 400. इस 2 से इस 400 को कैंसिल कर दिया. हाफ तो रहा ही नहीं. 200 ए is equals to 400. So ये 200 इधर चला जाएगा. It will be in division and the answer will be 2 meter per second square. So how much acceleration it will have? It will accelerate with the 2 meter per second square. Second part is force has been asked. So force is always equals to mass into acceleration. तो कितना force लगेगा ट्रक पे? Mass into acceleration जो हमने अभी कैलकुलेट किया. Simply the answer would be 14,000 Newton. Right? Coming to the next question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. So what is given? Mass हमारे पास है 1 kg. Velocity हमारे पास है initial velocity कितना? 20 meter per second. Comes to rest means final velocity कितना हो गया? Stop होते ही ये भी हमें मिल गया 0 and distance भी हमें दिया है. Distance is 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? स्टोन जब आइस पे स्लाइड होगा तो कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए स्टोन को रोकने के लिए, राइट? सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? मास इज गिवन. विल डिस्कस दिस हियर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. मास इज गिवन एज 1 kg. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन एज 50 meters. Right? What has been asked? The friction has been asked. Right? V is given, U is given, S is given. Which formula we will apply? We will apply the third equation of motion, which is V square minus U square is equals to 2AS. V square is 0 का square minus 20 का square is equals to 2 into A हमें निकालना है into 50 minus 400 is equals to 100 A. What is A after solving? ये 100 नीचे चला जाएगा minus 4 meter per second square. Right? Acceleration कितना आ गया? minus 4 meter per second square. That tells us that the body is retarding. Retard होगी तभी body stop होगी आगे जाके. And what is asked? In the question, force of friction. Force of friction, how to find M into A? What is the M? 1 kg. तो force of friction कितना आएगा? Force of friction will be M into A, that is 1 into minus 4. तो force of friction भी कितना आ गया? minus 4 Newton will be the force of friction. So minus 4 meter is required to oppose the motion of the stone ball, whatever is given, right? Next question. A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, right? There is a 8,000 kg engine. It is pulling a train which is having 5 wagons.
ईच ऑफ 2000 kg, हर एक का वेट कितना है 2000 kg है मास along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers the resistance or frictional force of 5,000 Newton, calculate the net accelerating force, acceleration of the train and force of wagon 1 on wagon 2. सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है हमें, mass of engine 8,000 kg, mass of 5 wagons, एक वैगन का मास है 2000, 5 का कितना हो जाएगा 10,000 kg, राइट. Force by engine is 40,000. Engine along with the train. Total force इधर लग रहा है 5,000 kg, 5,000 न्यूटन, सॉरी 40,000 न्यूटन. एंड फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स है 40, ये फोर्स है 5, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 40, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में -5. सो व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स विल बी 40 जो उस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस जो फ्रिक्शन लग रहा है 5,000. सो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स विल बी 35,000 न्यूटन. अगर हम 5 यूनिट इधर फोर्स लगा रहे हैं और 4 यूनिट इधर, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 4 ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से. सो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, जिस फोर्स की वजह से ट्रेन एक्सेलरेट हो रही, दैट इज 35,000 न्यूटन, राइट. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, दैट विल बी सिंपल subtraction of these two and we'll get the answer. Second part says, second part में they are asking the acceleration of the train, कितने acceleration से train move कर रही है. So net acceleration of train क्या होगा, net force upon total mass, because हमें पता है force क्या होता है m into a, तो acceleration कितना होगा force upon mass. कौन सा force, net force. कौन सा mass, total mass, engine का mass plus wagons का mass, total mass total force, इन दोनों से हमें क्या पता चलेगा, नेट एक्सेलरेशन पता चलेगा. सो नेट फोर्स इज 35,000, अभी हमने सॉल्व किया. टोटल मास ऑफ इंजन प्लस 5 वैगन्स, इंजन का मास 8,000, पांचों वैगन्स का मास 10,000, दोनों को ऐड कर देंगे. 35,000 by 18,000, दैट इज 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच द ट्रेन इज मूविंग. इतने एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव कर रही है, राइट. नाउ द थर्ड पार्ट सेज दैट फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. ये वैगन 1, ये मैंने 5 वैगन बनाए हैं, सारे के सारे अटैच हैं, 1 डायरेक्टली अटैच है इंजन से. सो ये 1 वाला 2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है. क्या ऐसा हो सकता है कि दीज आर 4 थिंग्स एंड दीज आर अटैच टू ईच अदर. ये 4 चीजें हैं मैंने एक साथ ले ली बट ये अटैच हैं. जब ये बॉडी फोर्स लगाएगी एक पे, तो क्या सिर्फ इस पे फोर्स लगेगा, सेकंड पे नहीं, इन चारों पे फोर्स लगेगा क्योंकि ये अटैच्ड है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑफ वैगन 1, सो दिस वैगन 1 will pull 2 which is attached to the 4 wagons. So how we will find force of wagon 1 on wagon 2? Force is m into a. Whose mass? Only 2 का mass? No, we have to take the mass of these 4 wagons because 2 is attached to 3, 3 to 4, 4 to 5. Right? So what will be the mass? Because 1 is pulling the remaining 4. So mass of 4 wagons into acceleration. Because train तो common acceleration से move करेगी. So mass of 4 wagons कितना हो जाएगा? 2 into 2000, that is 8000, into acceleration, that is 1.94. So the force will be 15,520 Newton. Right? So this will be the force of wagon 1 on wagon 2. Right? Next is an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? Given mass 1500, acceleration minus 1.7, direct formula F is m into a, m दिया है, a दिया है, we will multiply both of them and the answer is minus 2550 Newton. That will be your answer. Negative sign indicates that force is in opposite direction because it tends to stop. Question number 9 says what is the momentum of an object of mass m and velocity v? Momentum क्या होता है? Measure of motion contained. कैसे find करते हैं? What is the formula? Mass into velocity. Mass दिया है m, velocity दिया है v. So what will be the answer? Answer will be mv. So option D is correct, mv. Coming to the next question number 10. Using horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across the floor at a constant velocity.
एक वुडन कैबिनेट रखा है, उसका जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अप्लाई कितना कर रहे हैं 200 न्यूटन, और हमें कैसे मूव करना है वुडन कैबिनेट, इस तरह से मूव करना है उसका वेलोसिटी ना चेंज हो, वेलोसिटी उतना ही रहे, सेम वेलोसिटी से मूव करना है, राइट। सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, कितना फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड से या अर्थ से उस कैबिनेट के ऊपर, राइट। सो अप्लाइड फोर्स इज 200 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी हैव टू फाइंड। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वी 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 वी, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मींस जब वो मूव करेगा उस पर लगने वाला फोर्स भी कितना होगा, जीरो, अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट, फोर्स विल बी जीरो। अभी हम फोर्स कैसे निकालते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, फोर्स इस डायरेक्शन में 40,000, इस डायरेक्शन में 5,000, तो नेट फोर्स कितना आया था 35,000। अभी इस डायरेक्शन में फोर्स है 200, हम अप्लाई कर रहे हैं 200, लेकिन अप्लाइड फोर्स की वजह से फ्रिक्शन फोर्स जो नेट फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल गिव अस द नेट फोर्स, लेकिन नेट फोर्स तो कितना है, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन मींस नो फोर्स, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आना चाहिए, जीरो। अभी अप्लाइड फोर्स हमें दिया है 200, तो ये माइनस इस साइड चला जाएगा, अप्लाइड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 200 न्यूटन, एज सिंपल, राइट। नेक्स्ट, two objects each of mass 1.5 kg are moving along the same straight line but in opposite direction, एक ऐसे और एक ऐसे। The velocity of each object is 2.5 before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object? ये two objects हैं, दोनों का mass same, दोनों का velocity same, और ये क्या हुए, कोलाइड हुए। कोलाइड होने के बाद ये ऐसे मूव करेंगे या नहीं मूव करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, कॉमन वेलोसिटी उनका फाइंड करना है। सो दोनों का मास सेम है, m1 m2 बोथ आर सेम, दैट इज 1.5 kg, दोनों का वेलोसिटी सेम है लेकिन ऑपोजिट, मतलब एक को अगर हम 2.5 लेंगे तो दूसरे को हमें -2.5 लेना पड़ेगा, दोनों का वेलोसिटी सेम है, एक +2.5 एक -2.5। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। बिफोर क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, आफ्टर क्या होगा, m1v प्लस m2v, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कॉमन सेम, सो m1v प्लस m2v, v कॉमन ले लिए तो m1 प्लस m2v इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, m1 प्लस m2 इंटू v, ये v हमें फाइंड करना है, कॉमन वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, दे स्टिक टूगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों स्टिक हो गए आपस में, राइट। सो m1u1 दोनों का वैल्यू सेम प्लस m2u2 दोनों का वैल्यू सेम बट नेगेटिव, ab प्लस a इंटू माइनस बी, ab माइनस ab, सो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, 0, 3.5 इज 3v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। जब वो स्टिक हो गए आपस में, इट मीन्स दे विल नॉट मूव, सो व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी विल बी 0, राइट। Now the next question says, according to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If an object is a massive truck parked along the roadside, एक heavy truck है roadside, it will probably not move, right? A student justifies this by answering that two opposite and equal force cancel out each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. This is a wrong statement. Whenever we are saying that to every action there is equal and opposite reaction, ये action, ये reaction, the forces will act on different bodies, they will never ever, action reaction इस body के अंदर नहीं हो सकते, they act on different bodies, so truck के अंदर हम action reaction नहीं मान सकते, and that is why there is no question of cancellation, the truck does not move because the push applied is far less as compared to the force of friction between the truck and the road, right? Question number 13 says, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity 5 meter per second, right? अभी ये कोई इस वेलोसिटी से गया x, इसी डायरेक्शन में वापस आया y वेलोसिटी से, x से गया, जब हम ओरिजिनल पाथ की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी -5 बिकॉज इट इज कमिंग बैक अलोंग द ओरिजिनल पाथ।
कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, मास कितना दिया 200 ग्राम, कन्वर्टिंग ग्राम टू किलोग्राम बाय डिवाइडिंग बाय 1000, इट बिकम्स 0.2 kg, इनिशियल है 10, फाइनल है -5, राइट. मोमेंटम इज, चेंज इन मोमेंटम इज final momentum, we denote momentum by p, final p, that is final momentum minus initial momentum, right. This will be the change in momentum that is asked. So final momentum will be m into v minus m into u, दोनों में से m कॉमन ले लिया, v minus u, v कितना है -5, इनिशियल कितना गया था 10, v minus u, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, so 0.2 into -15 and the answer is change in momentum is -3 kg meter per second, right. I hope you understand, children. Thank you.